अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम अक्स बरक्स में खुश आमदीद। मैं हूं इरफान हैदर। नाजरीन, जहां एक तरफ तहरीक इंसाफ ने कोशिश की इस्लामाबाद में एक धरने की, एक एहतजाज की, वो बज़ाहिर ये लगता है कि नाकाम हो गई है। उसके बाद एक अहम मीटिंग बुलाई गई है हुकूमत इत्तेहाद की जानिब से। एपीसी में फ़लस्तीन को, चूंकि 1 साल हो चुका है फ़लस्तीन पे इजराइल की जानिब से जो जुल्म ढाए जा रहे हैं, उसमें तहरीक इंसाफ ने शिरकत न करके किसको क्या पैगाम दिया है, इस हवाले से उन पर तनकीद हो रही है। साथ साथ हुकूमत पर जो तनकीद इस वक्त हो रही है उसकी वजह यह बताई जा रही है कि जो केपी हाउस है इस्लामाबाद में, उसे सील कर दिया गया है सीडीए की जानिब से। इस हवाले से भी बात करेंगे प्रोग्राम में। और साथ साथ ये भी कि जो गिरफ्तारियां हुई हैं इस्लामाबाद में, जो एहतजाज के दौरान गिरफ्तारियां हुई, हुकूमती मौक़िफ़ ये सामने आया कि उसमें अफगान बाशिंदे भी शामिल थे बड़ी तादाद में। अब कुछ वीडियोस भी सामने आ गई हैं, सर्कुलेट कर रही हैं सोशल मीडिया पे। इनमें कितनी हकीकत है, इस हवाले से भी बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा गौस मोहम्मद नियाज़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पहले तो उनका शुक्रिया अदा करेंगे। बहुत शुक्रिया गौस साहब। गौस साहब फरमाइएगा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ये केपी हाउस क्यों हुकूमत को सील करना पड़ा है, जबकि दीगर भी वहाँ सूबाई हाउसेस मौजूद हैं, किसी को नोटिस भी सबको हुए, लेकिन सील सिर्फ केपी हाउस हुआ, क्या वजह बनी? बिल्कुल जी, आपकी बात ठीक है। जिस तरह का आपने देखा कि अभी ये जो एक उन्होंने इस्लामाबाद पे चढ़ाई की थी केपी के ओवल में, और उसमें फिर अफगान बाशिंदे भी पकड़े गए। तो और इसके अलावा जो भी जहाँ एक शंघाई कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, तो इस लिहाज से एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा ख्याल है, जाती ख्याल है कि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से सील किया है वहाँ के लोगों सीडीए की जानिब से किया गया सर। ज़ाहिर है सीडीए के सारे सीडीए के मादाते आते हैं ना, जो सीडीए उनको मोहम्मद अली रंधावा साहब चेयरमैन है ना इसके। जी जी। तो उनकी मैं मतलब जितने पार्लियामेंट हाउस हो गए सारा सीडी इनको मेंटेन करता है। तो उन्होंने किया है, और मेरा ख्याल है जब ये शंघाई कॉन्फ्रेंस हो जाएगी तो इसको खोल दिया जाएगा। उसमें सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से किया गया है, और जब भी ये खतरा मामला सारे हो जाएंगे, मामला हो जाएंगे। अच्छा, ये कह रहे हैं जो सील किया गया है, आपके मालूमात के मुताबिक ये आर्जी किया गया है। जब ये मीटिंग हो जाएगी जो कि काम होनी है इस्लामाबाद में, उसके बाद खोल दिया जाएगा जी। कुछ उसमें इरेगुलरिटीज की चीजें नोट कराई हैं कि कुछ ने ड्यूज देने थे, वो भी जमा नहीं कराए। तो कोई मेरे ख्याल में वो ड्यूज जब करा देंगे तो ये खोल दिया जाएगा, क्योंकि इस पे 40-50 फैमिली हैं। आप देखो ना, उनके जो अफगान लोग हैं, जो हवालात में बंद हैं, जो बयान दे रहे हैं कि हमें 2-2 का यही कहा गया था, और हमने खुद टीवी पे देखा कि लिविंग के अंदर 5-5 हज़ार रुपए लोगों को दे रहे थे जब पिछली दफा आए थे। तो इसमें तकलीफकारी के अंसर को रद्द नहीं किया जा सकता, और मेरे ख्याल में हिफाजती तौर पर ये दिया गया है, और जो उनकी ड्यूज वगैरह जमा करा देंगे तो गालिबन ये हफ्ते 10 दिन में खोल दिया जाएगा इसको। अच्छा, मैं आपको बता दूं गौस नियाज़ी साहब, ये जो लीज का मामला है ना, जून के अंदर पंजाब हाउस को भी इस हवाले से नोटिस जारी किया गया था सीडीए की जानिब से, और बिल्डिंग वायलेशन का भी इन पे इल्ज़ाम है। इसके अलावा जो बलोचिस्तान हाउस है, जीबी हाउस है और कश्मीर हाउस है, सारे जो हैं इनको एक से ही नोटिस जारी किए गए थे। लेकिन अब जो तहरीक इंसाफ का एतराज़ है, जाहिर है वो वैलिड है। वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ एक केपी के हाउस बंद किया गया है, बाकियों को नहीं किया गया। देखो जी, गालबा उन्होंने कोई टाइम ले लिया होगा ना, एग्रीमेंट हो जाए, जब नोटिस आता है तो नोटिस का जवाब देता है। लीज रिन्यू सिर्फ सिंध हाउस ने कराई है नियाज़ी साहब, सिंध हाउस ने रिलीज जी। सिंध हाउस हो गया या पंजाब हाउस हो गया, जाहिर है उनको जब नोटिस जाता है तो फिर ये उसका नोटिस का जवाब होता है कि जी हम ये नक्शा है और हम इतने दिन में इसको ठीक कर देंगे, यही होता है ना जी। तो इन लोगों ने तो जवाब ही नहीं दिया, और ये फिर एक ऊपर से कहते हैं चोरी, एक ऊपर से सीना जोरी। तो ये लोग नॉन कोऑपरेटिव है, इनका वफाक के साथ बिल्कुल रवैया जो है वो नॉन कोऑपरेटिव है। तो बहुत से फैक्टर हैं जिनकी वजह से सील किया गया है, और जल्दी मेरा अगर वो जिस तरह हमने रिस्पॉन्ड किया उनको नोटिस को, अगर ये लोग रिस्पॉन्ड करेंगे तो खोल दिया जाएगा। कोई तरह खुदा रखा सा पक्का तो नहीं बंद हुआ नियाज़ी साहब, उसका तासुर बड़ा गलत जा रहा है, मीडिया के ऊपर ये तासुर जा रहा है। चूंकि केपीके में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, वहाँ के वज़ीर आला आते हैं, ठहरते हैं, तो उसको सिर्फ बंद किया गया है। जबकि मैं आपको बता चुका हूँ, पंजाब हाउस को, सिंध हाउस को, बलोचिस्तान हाउस को नोटिस जारी किए गए थे। सिंध हाउस ने अपना रिन्यू कर लिया लीज को, बाकी पंजाब और बलोचिस्तान हाउस ने भी नहीं किया, उन्हें कुछ नहीं कहा गया, एक को बंद कर दिया गया। कुछ पंजाब के वज़ीर आला या सिंध के वज़ीर आला या बलूचिस्तान के
इस तरह बिहेव नहीं कर रहे जिस तरह की वलीमीन गंडापुर कर रहे हैं। सुबह ही ताज्जुब वाला मैसेज जा रहा है ना सर। नहीं तो भाई तो सब तो ये फैलाने की कोशिश कर रहे हैं ना जी। वो इस्लामाबाद पे चढ़ाई कर रहा है, भाई इस्लामाबाद ने KPK का कौन सा कसूर किया है जी। हम जी आ रहे हैं जी, हम जी वजह का कोई एजेंडा नहीं है, सिर्फ हल्ला गोला शेरचारी और लोगों को नुकसान पहुंचाना। अब अमन अमान को कायम रखना ये भी हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी होती है। अब जिस तरह उन्होंने डंडे लेके आ रहे थे, या आपने खुद देखा होगा कि मोटरवे पे जिस तरह कील पड़े थे, 3 शांगे कील तो पड़े थे वहाँ, जिससे गाड़ियां पंचर हो सकती थी, नुकसान हो सकता था। इन्होंने दरख्तों को आग लगाई, बहुत सा नुकसान किया इन्होंने। और ये कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, हमारा भी हिजाब पुरअमन है। और जब दफ्तरों को आग लगाओ तो ये पुरअमन का जहाज है। ये आप क्या मैसेज दे रहे हैं? ये वफाक को डरा रहे थे। तो फिर जाहिर जो दूसरी की गई, जब चाइना चौक तक पहुंच कर खुद जो है अली में जो है वो गायब हो गया। मकसद क्या था कि ये लोग को आजाद छोड़ दो, कि टी चौक पहुंच जाए, वहाँ कोई गाइड करे मना ना, वहाँ धरना देख के बैठ जाए। तो उनकी साजिश अब नाकाम हुई है और बहुत भाग के तो 24 घंटे गायब रहे हैं और फिर पेशावर पहुंच गए। तो इस किस्म का जो एक गैर जिम्मेदारान रवैया है, तो इससे हम क्या अखज़ करें? हम यही अखज़ करते हैं कि ये लोग सिक्योरिटी रिस्क बन सकते हैं। तो अच्छा, आप समझते हैं कि सिक्योरिटी रिस्क है। मैं नुसरत वाहिद साहिबा भी मौजूद है हमारे साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के से आपका ताल्लुक है, उनसे इस हवाले से बात कर लेते हैं। नुसरत साहिबा, कहिएगा, जो गिरफ्तारियां हुई थी वफाकी दारुल-हुकूमत की जानिब से, वज़ीर दाखिला आए थे, उन्होंने कहा था कि अफगानी शहरी मौजूद हैं। अब तो वीडियोज़ भी बाकायदा आ गई हैं, वो भी मैं आपको सुना दूंगा। क्या मौक़िफ़ है आपका? जो गिरफ्तारियां हुई हैं इस एहतजाज के दौरान, कहिएगा, और अगला लाहेअमल क्या है? बज़ाहिर तो एहतजाज आपका नाकाम हो गया, आपके जो एहतजाज लीड कर रहे थे वो खुद कहते हैं मैं छुपते छुपते भागा हूँ। बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में। लेकिन सबसे पहले तो मैं भाई बात दूंगी कि ये कह रहे थे हमने कीलें बिछा दी और हमने आगे पता नहीं क्या क्या किया। तो उनसे अर्ज है कि वो कीलें हमने नहीं बिछाई थी, ये इस्लामाबाद की पुलिस से करवाया गया होगा या जो हैं कुछ लोग उनसे करवाया गया होगा। ये कितने कंटेनर बिछाए थे वहाँ पे रास्ते में? तो मोर देन 50 कंटेनर थे जिनको हटाया गया और बीच में मोटरवे में खंदक भी खोद दी गई कि किसी हाल में ये लोग पहुँच ना सके वहाँ पे। किस तरह हमारे जवानों ने, हमारे बच्चों ने वो उसको फिल किया, कंटेनर्स को हाथों से हटाया। आपने देखा है वो वीडियो, जिस तरह वो हटा रहे हैं उसको कंटेनर्स को। ये कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ और आइंदा भी कभी नहीं होगा। जज्बा होता नहीं है। खामखा के वो यहाँ पे हंगामा करना चाहते हैं और उनको छोड़ के वो चला गया और 24 घंटे से ज्यादा का उन्होंने सफर किया और अचानक आके वो गायब हो गया उसके बाद। तो इनके इस तरह की चीज नहीं है। खामखा नहीं आए थे, देखो की रिहाई के लिए रास्ता हमवार करने आए थे। और दूसरा वो जो एक तरमीम ये लोग लेके आ रहे हैं आइन में, उसके लिए आए, क्योंकि वो तरमीम ना होने पाए। वो तरमीम हो गई तो इस मुल्क में वो कुछ होगा जो इन लोगों ने कभी ख्वाब में नहीं सोचा होगा। यानी यहाँ पे इंसानियत के नाम पे जो जितने लॉज हैं उनको खत्म कर दिया जाएगा। अभी भी ये लोग यही कर रहे हैं, जिसके मर्जी घर में घुस जाते हैं, दीवार तोड़ते हैं, गाड़ियाँ तोड़ते हैं, जो सामान रखा है उसको तोड़ते हैं, घसीटते हुए औरतों को ले जाते हैं। आपने देखा सरताज बिल के साथ क्या हुआ कि वो नंगे पाँव और नंगे सर वो लड़की उसको खींच के ले गए, मर्द डाला और ये असेंबली में जाके बैठ गए। हमारा खा रहे हैं, हमारा वहाँ कमा रहे हैं और सब कुछ हमारे वोटर्स का लेके बैठे हुए हैं। ये जो भी इनको फैसिलिटीज मिली है वो हमारे लोगों की, जो 75-50 हजार से जीते हुए लोग थे, 65 हजार से जीते हुए लोग थे, उनको उठा के फेंक दिया और इनके 600 वोट और 400 वोट और 300 वोट वालों को पहुंचा दिया असेंबली में। तो इनके साथ क्या किस चीज में बैठा जाए? मौलाना फजलुर रहमान बैठे हैं लेकिन उन्होंने बिल्कुल ये नहीं कहा भरी नहीं। आपके इत्तेहादी हैं मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सरबराह अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब भी उसमें मौजूद थे, तो फिर आप क्यों नहीं? ठीक है, वो इत्तेहादी है ना, कोई हमारी पार्टी के तो नहीं है। उनका दिल चाहा होगा कि वो जाके बैठे देखें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेकिन वहाँ पे जिन लोगों ने अटेंड किया वो तो यही कहते हैं कि जाते साथ ही फौरन पेस्ट्रियों पर, सैंडविचेस के ऊपर सारे लिपट पड़े, ऐसे जैसे कभी खाया ही कुछ नहीं था। अच्छा। और कांटों की और छुरियों की आवाजें आना शुरू हो गई। तो ये फलस्तीन के लिए गए थे कि असल में गए वो थे कि किसी ना किसी तरह आराम कर लिया जाए मौलाना फजलुर रहमान को और बाकियों को, और ये ताकि हमारी चले तहरीक इंसाफ को फलस्तीन के हवाले से कोई अलहदा कोई एतराज या कोई रैली या कोई इस किस्म का इरादा रखती है? ओ भाई, आपने देखा नहीं बेचारे सेनेटर मुश्ताक को, उनके 12 साल के बेटे को गिरफ्तार करके ले गए, उनकी बेगम को गिरफ्तार करके ले गए। जो पहले लोगों ने किया उनके साथ क्या हुआ?
हम अपना देखें, इस वक्त हम लोग बहुत ज्यादा मुश्किल हालात में हैं। आप देख लें, वो बच्चे जिनको गिरफ्तार किया, अभी मैं उनकी वीडियो देखी थी, उनके मुंह पे कपड़े डले हुए और उनको लेके जा रहे हैं। एक पुलिस वाले ने एक का हाथ पकड़ा हुआ है और उसके पीछे पूरी दूसरी लाइन जा रही है, फिर दूसरे पुलिस वाले ने एक और हाथ पकड़ा हुआ है, उनके पीछे पूरी लाइन जा रही है, उनके आंखों पे चेहरे पे कपड़े डाले हैं। वो क्या है भाई, दहशतगर्द है क्या? वो हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे, जो एक जज्बे के तहत आए हैं कि इस मुल्क को हमने अमेरिका की लॉबी से आजाद करवाना है। इससे मुझे याद आया कि आज ही वो उनके अमेरिका की जो दूसरी कैंडिडेट है सदर की, उन्होंने कहा है कि जो कुछ ये पाकिस्तान में हो रहा है सब कुछ अमेरिका की कैंडिडेट। माजरत के साथ नुसरत वाहिद साहिबा, अमेरिका की लॉबी से आप कह रही हैं हमें आज़ाद कराना है पाकिस्तान को, लेकिन दूसरी तरफ हम लॉबिंग फर्म भी जो है वो उन्हें बड़ा पैसा दे रहे हैं कि हमारे मामला दुरुस्त किए जाएं अमेरिका से। ये भी तो एक हकीकत है ना। तो दुरुस्त होने चाहिए, हर मुल्क को दुरुस्त होने चाहिए, इसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। अच्छा। लेकिन वो भी हमें गुलाम ना समझे ना, एक मुल्क समझे। नहीं, खुदा न खास्ता हम उनके गुलाम नहीं हैं। कम से कम जिस तरह चाइना है, चाइना से भी तो हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, वो हम लोग को नीचे दिखाने की कोशिश तो नहीं करता ना। तो इसी तरह अमेरिका को चाहिए कि वो हमें सिर्फ इस्तेमाल ना करे, वो हमें इंसान भी समझे, एक मुल्क भी समझे और इस तरह हमें डील करे। ये नहीं कि कॉन्स्पिरेसी करके चलती हुई हुकूमत को 6 पॉइंट पता नहीं किस पर जाती हुई हुकूमत को गिरा के लेके आ जाए। इंतहाई नालायक निकट्टू किस्म के लोगों को जो कुछ कर ही नहीं सकते, सिर्फ अपनी जेबें भरें, अपने मुकदमे खत्म करवाएं, भागे। जैसे ही हुकूमत खत्म होगी फौरन भाग के सारे गायब हो जाएंगे। अब आपने देखा कल परसों हुआ क्या कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम सब जाके वहाँ बैठ गए अपने घर में रायगढ़ में, सब लाहौर छोड़ के चले गए। तो ये डरपोक लोग हैं, ये मुल्क अच्छा, चलाने वाले। डरपोक इस वक्त आपके अपने रहनुमा और सोशल मीडिया पे जो आपकी फेवर में बोलने वाले लोग हैं वो आपके अपने वजीर आला को कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो इतना बड़ा मजमा लेकर आए थे वो खुद गायब हो गए और फिर वो केपी असम्बली में नमूदार होते हैं, फिर वो तकरीर करते हैं। आज उन्होंने तकरीर के उसके बाद अपोजिशन को आप राइट नहीं देते बोलने का, जिसकी वजह से हंगामा हो गया, लातों, मुक्कों और घूंसों का आज़ादाना इस्तेमाल हो रहा था असम्बली के अंदर। वो चीजें ये असम्बली में जो भी हुई, मुझे उसका इल्म नहीं, मैंने देखा नहीं अभी तक। लेकिन बात ये है कि वो यहाँ तक आए ना, उनको कहा गया था कि वो यहाँ तक पहुंचे, वो पहुंचे और उसके बाद जो कुछ भी हुआ, उसके बाद डी चौक जाना था ना गंडापुर ने। जिस दिन खान साहब से मुलाकात होगी, जिस दिन खान साहब से मुलाकात शुरू होगी, उस दिन इंशाल्लाह पता चलेगा कि हुआ असल में क्या था। क्योंकि 24 घंटे गायब रहना कोई छोटी सी बात नहीं है, और वो भी इतना लंबा चौड़ा आदमी अगर कहीं पैदल चल के भी जा रहा है तो 10 मील दूर से नजर आ जाएगा कि वो लंबे चौड़े आदमी साहब कह रहे हैं ना कि मैं चकमा देकर निकल गया, इनका इरादा गिरफ्तारी का था। हाँ तो ठीक है, चकमा तो दे दिया जा सकता है, किसी एक जगह से तो दिया जा सकता है, लेकिन इसे भागना तो नहीं कहेंगे ना, हम मैदान छोड़ के भागना तो नहीं कहेंगे। बिल्कुल नहीं कहेंगे मैदान छोड़ के। ठीक है, उन्होंने इन तमाम चीजों का मुकाबला किया है और उसके बाद वो जो भी स्टोरी सुना रहे हैं वो खुद बताएंगे कि कौन चीज ठीक थी और कौन सी नहीं थी। एक्चुअली सिर्फ हम खान साहब का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि खान साहब ने इनके ऊपर भरोसा किया और हम भी भरोसा करते हैं। आप भी भरोसा करते हैं। गौस नियाज़ी साहब, अब फाइनल बता ही देना हमें, ज़ाहिर है आप मीटिंग्स में भी होते हैं और आप देख रहे हैं सारी सूरत हाल के। ये आईनी तरमीम कब तक करने जा रहे हैं? 24 से पहले इसे हम समझें या 24 के बाद? अब आज एक नई खबर भी सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है कि जो ये चाहते थे या जिस अहम ओहदे के शख्स को एक्सटेंशन देना चाहते थे अब वो मुमकिन नहीं हो पाएगा, वो खुद एक्सटेंशन नहीं लेना चाहते। क्या हकीकत है? देखो जी, हम चाहते हैं कि जो तरमीम पेश की जाए उसमें तमाम सियासी पार्टियों का कंसेंसस हो। हमारी तो कोशिश होगी ये भी हमारे साथ बैठे उस तरमीम में, अगर नहीं बैठेंगे तो हम इंशाल्लाह पास कराएंगे। हम वो उस होमवर्क हो है, चाहे कल हो जाए, परसों हो जाए, जिस वक्त कंसेंसस डेवलप हो गया हम पेश कर देंगे और पास और जो है ना पास करा देंगे। कोई टाइम फ्रेम दिया जा सकता है नियाज़ी साहब इस हवाले से? 2-4 दिन, 5 दिन, एक हफ्ता? बिल्कुल ऐसा लगता है कि 22-23 से पहले इंशाल्लाह पास हो जाएगी। मतलब 24 से पहले ही होगी पास? पहले पैसे पास। गलत विच वही है ना नियाज़ी साहब, फिर गल वो कह रहे हैं ना कि आप एक शख्स को जो है एक्सटेंशन देना चाहते हैं, तो फिर आप कह रहे हैं 24 से पहले। हमारी पार्टी की पॉलिसी नहीं है, हमारी पार्टी ने अपना बहुत भुगता है आर्मी चीफ के एक्सटेंशन के मुतल्लिक़। आप देखा कि पूरे 5 साल नहीं, मैं अदलिया की बात कर रहा हूँ, अदलिया के सरबराह की बात कर रहा हूँ। वो ग्राम पास है जब एक्सटेंशन हमने हमारा मालिक हमने अदलिया में कभी किसी को एक्सटेंशन नहीं दी। जो आइन में दर्ज है हमने तो अदलिया को फरीया दिया था अपने दौर में। पहले ये होता कि चीफ उसके लिए चीफ जस्टिस के लिए 4-5 नाम आया करते थे,
और फिर उस पर सिलेक्शन की जाती थी। हमने उसको खत्म किया था कि जो सीनियर मोस्ट है वो बन जाए, ताकि उनको साथ देने में आसानी हो और कोई अंडर प्रेशर को पुलिस को कोई क्रिटिसाइज ना हो। लेकिन बदकिस्मत से आप सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्रिटिसाइज हो गए और हमें कुछ ऐसे मेजर लेने पड़ रहे हैं, इसकी वजह से तो हम न चाहते हुए भी कुछ न कुछ हमें तरामीम करनी पड़ रही है। तो ये मुमकिन है जो आईनी अदालतों का क़याम है, जो मुबैना तौर पे हमारे सामने जो आम निकात सामने आए थे उस मुमकिन आईनी तरमीम के, उसमें यह है कि वज़ीर आज़म पहली अपॉइंटमेंट जो होगा जजेस की वज़ीर आज़म का इख्तियार होगा, वो करेंगे। तो ऐसा मुमकिन है कि फिर काजी साहब को आप उन आईनी अदालतों की तरफ लेके आए, जो कि खदशा है PTI को, जिसकी वजह से वो सारा इतना एहतजाज कर रहे हैं। और ये जी अगर हम करेंगे, ये स्टेप लेंगे तो कल फिर आईनी की हुकूमत आएगी, वो उनको भी तरह हासिल होंगे ना। हमारे जिलों को है 5 साल बाद अगर इनकी हुकूमत आती है तो 5 साल बाद इनकी हुकूमत आएगी। वैसे नियाज़ी साहब क्या लगता है? पता नहीं, अब मैं क्योंकि इलेक्शन 5 साल बाद है, उसके बाद अवाम ने फैसला करना है कि किसको वोट देना है। ठीक है जी, बदकिस्मती यही है ना सर, वो कहते हैं कि अवाम ने फैसला तो इस दफा भी हमारे हक में किया था। हम कहते हैं कि 18 में हमारे हक में फैसला हुआ, इनको बना दिए क्या? अच्छा, तो इस चीज को कैसे खत्म किया जाए? हमारे साथ बैठेंगे, लायामल बनाएंगे कि जिसका जो मैंडेट है वही प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन इस तरफ वो आ नहीं रहे। वो कहते हैं कि जी हमने नून के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ तो बैठना ही है। आईनी तरीन तो मसला कोई नहीं, क्योंकि आईनी तरीन पे तो फजल रहमान साहब राजी हैं। अच्छा, ये आप कह रहे हैं कि राजी हैं? आज भी उन्होंने कोई मुकम्मल तौर पे नहीं कहा कि वो राजी हैं, उन्होंने कहा बात हो सकती है, देखेंगे, करेंगे, सोचेंगे। नहीं, वो उस पे राजी हैं। सिर्फ वो जो फौजी अदालतें हैं उन पे कुछ मिलिट्री कोर्ट्स, ठीक है, मिलिट्री कोर्ट्स का इशू है ना सिर्फ उन्हें। हाँ जी, वो बस फौजी अदालतों के बारे में थोड़ा सा उसमें कंफ्यूजन सी है। उस पे होमवर्क हो रहा है कि वो कुछ इख्तियारात करते हैं, कम इख्तियारात हों, ये चाहते हैं सारे JUI वाले कहते इख्तियारात से पार्लियामेंट की और फिर उसकी सुवरेनिटी मुतासर होगी, या वज़ीर आज़म और एग्जीक्यूटिव की जो सुवरेनिटी वो मुतासर होगी। तो उस पर बात ही जारी है। देखो तो हम तो कोशिश, हमारी कोशिश है कि जी कंसेंसस डेवलप हो जाए। और चले, आपकी कोशिश है। नुसरत वाहिद साहिबा, प्रॉब्लम क्या है आईनी अदालतों से आपको, ये ज़रा मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा राब्ता ग़ालिबन मुनक़ता हुआ है। नुसरत वाहिद साहिबा हमारे साथ मौजूद है। नुसरत वाहिद साहिबा, गौस नियाज़ी साहब कह रहे थे कि अगले 1 हफ्ते में हम ये आईनी तरमीम मुमकिन है कर लेंगे। मौलाना फजल रहमान साहब भी मान गए। दुनिया के 80 बड़े ममालिक में, अहम ममालिक में आईनी अदालतें मौजूद हैं। प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है PTI को? प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जो ये आइन में तब्दीली लेके आ रहे हैं, उसके बाद जो ह्यूमैनिटेरियन जो राइट्स हैं वो खत्म होती है। ये कैसे होगा? क्योंकि 80 ममालिक में आपको बता रहा हूँ कि वहाँ है, और 54,000 ये जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग केसेस पड़े हैं। आपको नहीं लगता कि उन लोगों के लिए फौजदारी मुकदमा जो है उनके लिए आसानी हो जाएगी अगर आईनी हम मामला अलहदा कर देंगे? बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये जिस मकसद के लिए बनाई जा रही है, को एक्सटेंशन देने के लिए, और उसके बाद क्या नाम है उनका, ये इलेक्शन कमिश्नर जो है उनको देने के लिए, और फिर शायद किसी और को भी एक्सटेंशन देने के लिए। ये यहाँ पे कोई नहीं, किसी और को तो आपने भी दी थी ना एक्सटेंशन? दी थी हमने, सिर्फ हमने आपने तो परमानेंट किसी और के लिए कानून भी बनाया था। बिल्कुल किया था। बात ये है कि जब एक चीज आपको समझ आ गई कि ये गलत है तो आप उसको गलत ही रहने देना। आप कह रही हैं कि आपकी तहरीक इंसाफ की वो गलती थी? गलती थी सिर्फ तहरीक इंसाफ की, तमाम पार्टियों की। हर एक ने वोट दिया, किसी एक बंदे का वोट उसमें 9 में नहीं था, सबने, तमाम पार्टी ने वोट दिया था। इसकी सिर्फ पाकिस्तान PTI की गलती थी, बल्कि तमाम पार्टी की गलती थी। तो ये एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए। जो 3 साल का टेन्योर है पूरा करो, जाओ भाई अपने घर। जो नीचे लोग हैं उनको बारी दो, क्योंकि एक एक्सटेंशन हो जाती है तो बहुत सारे लोग जो आपके नीचे होते हैं वो रह जाते हैं। अच्छा नुसरत साहब, थोड़ा इसको और आसान कर लेते हैं। अगर ये यकीन दहानी हुकूमत की जानिब से आपको करवा दी जाए कि हम आईनी जो अदालतें बना रहे हैं, मौजूदा जो चीफ जस्टिस हैं उनको इसमें कंसीडर नहीं किया जाएगा, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे ख्याल में PTI को? नहीं भाई, ये हुकूमत है ही नहीं, हम तो इसको हुकूमत मानते ही नहीं है। तो फिर हल क्या है जब आप हुकूमत ही नहीं मानते, इस इलेक्शन को इलेक्शन ही नहीं मानते? आप कौमी असम्बली का हिस्सा भी हैं। हिस्सा तो है, इसलिए कि जो हमारे जिन लोगों को इन्होंने बख्श दिया है वो पहुंच गए वहाँ पे, तो हिस्सा तो बनेंगे, वो क्यों ना बने हिस्सा।
लेकिन जो हमारे लोगों के कोर्ट के फरमारे थे 18 में हमने लिया, 18 में कौन सा हमने लिया? इन्होंने आरटीएस बैठने की जो बात की थी और उसमें कहा था कि पीटीआई को जिताया गया था, उस तरह की बात नहीं थी। जो आरटीएस बैठी थी वहाँ पंजाब से नून लीग को जिताया गया था और यहाँ से सिंध से इनको पीपल्स पार्टी को जिताया गया। ये 2018 की बात कर रही हैं आप? जी, मैं 18 की बात। आप कह रही हैं कि नून लीग और पीटीआई को इजाफी नशिस्तें दी गई थी आरटीएस बिठा के? पीटीआई को नहीं, पीपल्स पार्टी को। पीपल्स पार्टी और नून लीग को? जी, 18 की बात कर रही हूँ मैं। और आप अगर हम लोग जीते, उस वक्त भी हम जीते हुए थे, इवन 13 में हम जीते हुए थे। आप यकीन कीजिए, जहाँ मैं वोट डालने गई थी, मैं जिंदगी में पहला वोट डाल रही थी, और जहाँ मैं वोट डालने गई थी वहाँ मेरा बेटा और बेटी चीफ पोलिंग एजेंट थे। वहाँ एमसीएल वालों ने न सिर्फ ये कि सारे बक्से उठा लिए, बल्कि पोलिंग एजेंट को अगवा करके ले गए। फिर उसके 10 दिन के बाद दोबारा इलेक्शन हुआ था। ये डिफेंस की बात बता रही हूँ। अच्छा, जो पोलिंग का अमला है ना नुसरत वाहिद साहिबा, मैं चूंकि रिपोर्टिंग करता रहा हूँ तो मुझे याद है कि सियालकोट में आपके दौर में एक इलेक्शन हुआ था, याद होगा ना, डस्का वाला? जी जी। तो आपकी हुकूमत थी, उसमें पोलिंग एजेंट जो है वो गायब हो गए थे, वो धुंध में कहीं गायब हो गए। वो भी हमने नहीं करवाए थे। अच्छा, आपने नहीं, मतलब हुकूमत आपकी थी और ताकतवर कोई और था उस वक्त? ताकतवर से क्या होता है, जब आपके साथ वो आर्मी चीफ मिला हुआ हो, ऊपर से वो कह रहा हो कि खान साहब को नहीं मैं आपके साथ हूँ, आपके साथ हूँ, अंदर से वो जड़े बोल रहा हो, तो फिर आप किसकी बात करेंगे? तो अगर इतनी पीटीआई बेख्तियार थी तो आपको नहीं लगता उस वक्त हुकूमत छोड़ देनी चाहिए थी, रिजाइन कर देना चाहिए था? कि हमारे पास इख्तियार ही नहीं? रिजाइन कर देना चाहिए था। पहली दफा हुकूमत मिली थी और इतनी बेख्तियार होने के बावजूद आप देखें कोरोना में क्या किया है हम लोगों ने। मौतें अपनी देख लें, हमारे यहाँ लोग भूख से नहीं मरे, लोगों को किस तरह 12-12 हजार रुपए उनके घर में जाके दिया गया। जो स्मार्ट लॉकडाउन था उसका क्या हुआ? फिर उसके बाद उसमें इकोनॉमी हमारी 100% से ज्यादा, ये जो फैसलाबाद की कारखाने वो सब चल रहे थे। बल्कि अब मैं इकोनॉमी पे तो खैर मेरे ख्याल में गुफ्तगू मैं नहीं करूंगा, क्योंकि इकोनॉमिस्ट होता तो वो आपको बेहतर बताता। मैं अगर कुछ बोलूंगा तो आपको लगेगा कि मैं खामखा आपको काउंटर कर रहा हूँ। अब मुद्दा क्या है? आईनी तरमीम नहीं होने देनी आपने? ये पीटीआई का मौक़िफ़ वाज़ेह है? नहीं नहीं नहीं, आईनी तरमीम हो गलत रही है, गलत मकसद के लिए हो रही है और गलत लोग कर रहे हैं। नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है ना नुसरत वाहिद साहिबा के ठीक है इन्होंने कर ली, आपकी बारी आएगी आप अंडू कर दीजिएगा। यार यही तो नहीं होता रहेगा ना, पहले भी तो इसको किया था, अंडू किया गया था ना, और फिर अब इसको दोबारा 3-4 रहेंगे वो वापस उस पे चले गए। लेकिन अब जो लोग हैं ये किसी मैंडेट से नहीं आए हुए, दे डिडंट हैव द मैंडेट टू चेंज एनीथिंग एट ऑल। तो ये कौन साबित करेगा कि इनका मैंडेट है या आपका मैंडेट है? अदालतें करेंगी, इलेक्शन कमीशन करेगा? मेरे ख्याल में एहतजाज से तो मसला हल नहीं होगा ना। तो आपको नहीं पता कौन है अदालत में और कौन है इलेक्शन कमीशन में। जो 13 जनवरी को जिस तरह हमारी पार्टी का निशान छीना गया, जिस तरह हमारी उसी सुप्रीम कोर्ट ने जिसने आपका निशान छीना, जी जी, जिसको आप कह रही हैं, जिस सुप्रीम कोर्ट ने आपका निशान छीना, उसी सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की नशिस्तें आपको दे दी, आपने मांगी भी नहीं। मांगी इसका क्या मतलब है? उनकी कौन सी थी? वो तो रजिस्टर भी नहीं थे बेचारे, वो तो हमारे तो आ गए थे बस। चीजें तो हमारी मांगी नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट अगर फैसला आपके हक में आए तो बहुत बेहतरीन है, और अगर आपके खिलाफ आए तो फिर आप एहतजाज पे उतर आए। बिल्कुल बेहतरीन नहीं है, तो बहुत बहुत बुरे हालात हैं सुप्रीम कोर्ट के और इलेक्शन कमीशन के भी और हुकूमत के भी। ये सब बिल्कुल बेकार लोग हैं, इनको फौरन चले जाना चाहिए। सबको चले जाना चाहिए? बिल्कुल फौरन। मतलब सुप्रीम कोर्ट, पूरा सुप्रीम कोर्ट के जो 20-21 जजेस हैं, आपको लगता है उनको चले जाना चाहिए? वो सारे नहीं, उनका जो चीफ है उसको जाना चाहिए, और उसके अलावा इलेक्शन कमीशन के चीफ को जाना चाहिए, और उसके अलावा वज़ीर आज़म को जाना चाहिए, और दोबारा से इलेक्शन होने चाहिए। चले, मैं आपको इसलिए एजाजुल एहसन साहब अच्छे जज थे, बंदयाल साहब अच्छे जज थे? ठीक थे। और नए आने वाले चीफ जस्टिस साहब से भी मुतमईन है आप, जो मुमकिन तौर पे 25 अक्टूबर को आने वाले? उम्मीद तो है, लेकिन बात यही है कि जब आप बन जाते हैं उसके बाद जो आपका चेहरा आता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है पिछले चेहरे से। ये मंसूर अली शाह जब लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे तो आपको याद तो होगा ना, सबसे ज़्यादा जो सोशल मीडिया पे तनकीद इन पे पीटीआई ने की है माजी में, और शदीद तनकीद, या तनकीद से भी बढ़कर मामला था। तो अब अचानक से उनसे उम्मीदें लग गई हैं सिर्फ एक फैसले को लेकर, ये जो मखसूस नशिस्तों वाला, या आपको लगता है कि उनके आने से अदालतों का निज़ाम या सुप्रीम कोर्ट की हद तक हम बात कर लें मामला बेहतर हो जाएंगे? आपको ये लगता है? देखिए, मैं तो ये कह रही हूँ आपसे ना
कि जिसका फाइल ईसा का था, जिस दिन इन्होंने संभाला था और उससे पहले का जो फाइल ईसा था और चीफ जस्टिस बनने वाला जो फाइल ईसा था, उसमें आसमान पहले अच्छे थे। जो तमाम लोग जो उनके फेवर में लिखते थे, बोलते थे और उनके बारे में नहीं, पीटीआई क्या समझती थी वो चीफ जस्टिस बनने से पहले अच्छे थे? लेकिन मैं कैसे कह सकती हूँ, मैं आपकी पार्टी का मौक़िफ़ ले रहा हूँ। अदालतों से कोई वास्ता नहीं है, मैं कभी अदालत में नहीं गई, पहली दफा गई थी एक खान साहब का कोई केस था उसमें, तो असद उमर मुझे कह रहा आप जाए, मैंने कहा मुझे खड़े होकर देखने तो दे, पहली दफा आई हूँ मैं, अदालत होती कैसी है, तो मुझे क्या पता अदालतों का। नहीं, वो मैं याद दहानी करवा रहा था ना आपको, क्योंकि आपकी जमात ने रेफरेंस फाइल किया था काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ। किया था वो किसने करवाया था आपको पता है ना? नहीं, साइन किसके हुए थे? सदर के साइन होते हैं। बाजवा ने करवाया था सर, उस पे मतलब आरिफ अलवी साहब आप समझती हैं कि किसी ने उन्हें कहा और उन्होंने कर दिया तो उनका कोई कसूर नहीं है? किसी ने नहीं, बाहर बैगर में खड़े होकर नहीं कहा उनको। अच्छा, चीफ ने आके कहा। तो नेक्स्ट, अब मैं एक आम शहरी होने के नाते तहरीक इंसाफ से कैसे तवक्को रखूं कि 4.25 साल बाद वो कहती है कि मेरे हाथ पीछे बंधे हुए थे, सारे फैसले कोई और कर रहा था, फिर वो ये भी साथ साथ कहते हैं कि हमें फिर वोट दे के फिर ट्रस्ट करो और फिर ऐवान में बिठाओ। ये लॉजिकल नहीं लगता ना? नहीं, सारे फैसले कोई नहीं कर रहा था, जो बड़ी बड़ी चीजें थी जैसे उनको अपनी एक्सटेंशन चाहिए थी वो उन्होंने करवा ली, या उन्होंने ये इनको फाइज ईसा के खिलाफ जो रेफरेंस लेके आए वो करवा लिया, या इस तरह की ना उनका मौक़िफ़ नहीं ले सकते ना, तो आप एक यकतरफा मौक़िफ़ आप किसी पे इल्ज़ाम लगाती जाएं, मैं क्या करूं? ये चीजें हुई, लेकिन उसके बावजूद उस आदमी ने इकोनॉमी के 6.5 पे पहुंचा दिया। वो पहला आदमी था कि कर्ज ले रहा था और कर्ज उतार भी रहा था, वो पहला आदमी अच्छा था जो गरीबों के उसने सोचा, उसने शेल्टर होम्स बनाए, उसने आपके डैम एक फलाही तंजीम ने बनाए थे वो शेल्टर होम, आपके नॉलेज में होगा। क्या होगा? फलाही तंजीम ने बनाए थे वो शेल्टर होम्स। ओ भाई, तो इनिशिएटिव तो उनका था ना, पैसे वही देते थे। आइडिया दिया था तो आगे बात बनी थी ना, फलाही तंजीमें तो आ जाती है। आपको अच्छा। पता है कि शौकत खान साहब ने अपने पैसों से तो नहीं बनाया ना, हाँ, या निमल कॉलेज अपने पैसों से तो नहीं बनाया ना, ये तो लोग आके मदद करते हैं जिससे होता है, लेकिन एक बंदा इनिशिएटिव तो ले रहा है ना, वो खड़ा होकर कह तो रहा है कि ये काम करना चाहता हूँ, कौन मेरी हेल्प करेगा? इस तरह लोग हैं। अच्छा, हमारा तकरीबन वक्त मुकम्मल हो चुका है। अब कोई आप भी जी अपने कारकुन को जिंदा रखने के लिए ये जो कहा जाता है, खान साहब जो है चेयरमैन बानी पीटीआई, वो फलां डेट को वापस आ रहे हैं, फलां डेट को बाहर आ रहे हैं, तो अब कोई तहरीक इंसाफ डेट देने जा रही है? यूट्यूबर्स इसी तरह की बातें करते रहते हैं, हुकूमत की तो कोशिश है कि जब तक ये हैं कम से कम तब तक तो उनको अंदर ही रखा जाए। नहीं, 190 मिलियन पाउंड में मेरा ख्याल है कि सजा हो जाएगी, क्योंकि काफी स्ट्रॉन्ग केस है वैसे वो। पहले भी 30 साल की सजा तो हुई है। अच्छा, स्ट्रॉन्ग और नॉन स्ट्रॉन्ग, उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या उन्होंने पैसे कमाए? सारा पैसा तो अदालतों के पास है। हाँ, जिस पे इल्जाम था चोरी का उसी को वापस कर दिया था ना वो पैसा। तो जिस पे इल्जाम नहीं था ये उसको अदालतों को दिए हैं, अदालत के पास है ये। मैंने कल भी ये बात की थी, जदौन साहब मेरे साथ मौजूद थे, मैंने कहा था अगर मेरा चालान आप भर देते हैं तो आपने पैसे किसे दिए हैं? गए तो सरकारी खाते में हैं, लेकिन मुझे दिए ना आपने पैसे, वो तो चालान था उनका, वो आपने भर दिया। तो भाई कौन सा चालान था? वहाँ वो जो घर बेचा था या जायदाद बेची थी, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें पहले चालान किया हुआ था ना जो उन्होंने। अच्छा, खैर चले इस तरह बात कर लेते हैं। आप कह रहे हैं सुप्रीम, जी पाकिस्तान की तारीख में कभी मोहतरमा ऐसा हुआ है कि कैबिनेट से बंद लिफाफा, उन्हें पढ़ने की इजाजत ना हो लेकिन साइन करवा लिए जाए? हुआ है माजी में कभी? मुझे नहीं याद। मुझे इस बात का नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता। हाँ, तो फिर ये अनहोनी कुछ चीज़ें तो हुई हैं। बहुत शुक्रिया नुसरत वाहिद साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और बहुत डिटेल से उन्होंने बात की है इस हवाले से। कल तक के लिए प्रोग्राम से इरफान हैदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।